नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। साल 2100 तक भारत के साथ अमेरिका, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे लगभग सभी देश, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उष्ण हो या शीत, सभी खाद्य संकट से प्रभावित होंगे। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है। द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि 2030 तक 9 करोड़ भारतीयों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 70 से 80 साल में फसलों की पैदावार में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी और हीट वेव और गर्मी का स्तर भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण 2030 तक 9 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी का सामना करेंगे। सामान्य परिस्थितियों में ये आंकड़ा 7.39 करोड़ होता, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण भूखमरी का सामना करने वाले लोगों की संख्या में 23% की बढ़ोतरी होगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के एक संयुक्त विश्लेषण से पता लगा है कि पिछले साल इथियोपिया, दक्षिण सूडान, दक्षिण मेडागास्कर और यमन जैसे देशों में 5 लाख से अधिक लोगों के सामने भूखमरी का खतरा था। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एजेंसियों की नई रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष, आर्थिक संकट और मौसम में आ रहे बदलावों के कारण दुनिया भर में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 2021 में और बढ़ गई। 2021 में भूख की समस्या पहले के मुकाबले अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 52 देशों या कहे क्षेत्रों में करीब 19 करोड़ लोगों को 2021 में अचानक खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। 2020 की तुलना में ये पीड़ितों की संख्या में 4 करोड़ की वृद्धि दिखा रहा है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध ने भी वैश्विक खाद्य उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। कांगो, यमन, अफगानिस्तान, इथियोपिया, सूडान, सीरिया और नाइजीरिया जैसे देशों में जो संघर्ष चल रहे हैं, वहां खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा और बढ़ रहा है। मुद्दा आपका में आज बात ग्लोबल फूड क्राइसिस की, कितनी गंभीर होती जा रही है दुनिया भर में खाद्य संकट की जो स्थिति है और इससे बाहर निकलने के लिए दुनिया फिलहाल कितनी गंभीर नजर आ रही है। इस मसले के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा के लिए 3 खास मेहमान आज मुद्दा आपका में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सचिन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर WTO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन शर्मा। साथ ही मेरे साथ संदीप देवरा जुड़े हुए हैं, जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट FCCI। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप देवरा जी। मेरे साथ है डॉक्टर अशोक विसहंसदास, फॉर्मर चेयरमैन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया और स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। सचिन शर्मा, पहले शुरुआत आपसे, और पहले आप समझाइए कि खाद्य संकट की जो स्थिति है वो दुनिया भर में कितनी चेतावनी भरी है, कितनी गंभीर दिख रही है? इस वक्त अगर हम स्थिति देखें खाद्य सुरक्षा की, तो हमारा जो UN नेशन के अकॉर्डिंग 2030 तक हमें जीरो हंगर गोल को अचीव करना था कि हमें हमारे पूरे विश्व में कोई भी भूखमरी का शिकार ना हो। लेकिन कुछ समय से जो भी स्थितियाँ बन रही हैं वो इस टारगेट को अचीव करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इसका 2-3 पहलू हैं। जैसे आपने बताया है कि एक क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। सेकंड, जो कन्फ्लिक्ट हुआ है जो यूक्रेन रशिया की वजह से, उससे प्राइसेस काफ़ी शूट हुए हैं। अब प्राइसेस इंक्रीज होने से कैसे भुखमरी आगे बढ़ती हैं, उसका एक उदाहरण ये दे सकता हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं उनका एक मेजर जो अपना जो एक्सपेंडिचर का एक मेजर शेयर जो है, ये लोग लगभग 40 to 50% से ज़्यादा वो फूड एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं। अगर वो प्राइसेस इंक्रीज होता है तो या तो वो अपनी भूख को मिटा नहीं पाते हैं, मल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, और या वो अपनी हेल्थ पर खर्च नहीं कर सकते हैं। अब इन स्थितियों में क्या हुआ है कि जब यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण प्राइसेस, स्पेशली क्योंकि रशिया और यूक्रेन वीट के मेजर एक्सपोर्टर हैं, इसकी वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस में वीट के प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे, अब भी हैं। इसकी वजह से जो इंपोर्टिंग कंट्री है, जो आयात करते थे, उनके प्राइसेस क्योंकि वो उनसे इंपोर्ट करते थे, उनका इंपोर्ट में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह से सप्लाई कम हो गई है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ है कि काफ़ी जो लोग हैं वो अपनी भूख को मिटा नहीं पा रहे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। और जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये प्रेडिक्ट कर रही हैं कि आने वाले टाइम में भुखमरी की संख्या काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होगी,
और इस वजह से 2030 तक जीरो हंगर गोल जो यूनाइटेड नेशन और बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे WTO, FAO जिसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इन वजह से अगर भुखमरी बढ़ती है तो कई इशू और एराइज होते हैं, बहुत से इशू और होते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ फूड क्राइसिस होता है तो किसी भी कंट्री में राइट्स होने की संभावना काफ़ी होती है। जैसे 2007-8 में देखा, काफ़ी देशों में फूड राइट्स जिसको खाद्य दंगे हिंदी में बोलते हैं, वो हुए क्योंकि प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए, लोगों को भोजन नहीं मिला। इस वजह आप दूसरे पहलू पे आ रहे हैं कि भुखमरी की समस्या सिर्फ भुखमरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके और एस्पेक्ट्स हैं जो धीरे धीरे आगे जाकर सामने आएंगे। इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगी कि क्या और समस्याएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके पहले डॉक्टर विशन दास, जिस तरह से अभी सचिन शर्मा ने भी बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर बात करें 2030 की, तो दूसरे नंबर पर ये गोल था जीरो हंगर। लेकिन इसे लेकर अब जो स्थितियां खाद्य संकट को लेकर दिखाई दे रही हैं, जाहिर तौर पर ये गोल पाना तो दूर की बात है, अगर हम जो हालिया स्थिति है उसी को बनाए रखें तो भी बहुत बड़ी एक तरह से हम कहेंगे जीत होगी। लेकिन स्थिति दिन पर दिन बदलती जा रही है, बदतर होती जा रही है। सचिन शर्मा ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया कि वो आपूर्तिकर्ता, बहुत बड़े आपूर्तिकर्ता हैं दोनों देश। इसके अलावा और क्या बड़े कारण हैं जो दुनिया भर में खाद्य संकट को और गहरा रहे हैं? एक जो यूक्रेन और रशिया युद्ध है वो तो सर्वविदित है, और क्योंकि उससे आपकी सप्लाई पे असर पड़ा है। डिमांड जो है वो तो उतनी थी, तो जो नेट इफेक्ट हुआ, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड उतनी है, तो प्राइसेस शूट अप हो गए। अब जो इंपोर्टिंग कंट्री है वीट के, वहां पे इसका जो मुद्रास्फीति का असर हुआ है, तो जो निचले तबले के लोग हैं इनकम के लेवल पे, उनकी आय कम है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अब जहां पे जो विश्व में गेहूं का जो स्थिति है वो तो काफी टाइट हो गई है, तो टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल सप्लाई। जहां तक मैं अपनी, अगर भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो अभी बहुत जल्दी कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है, बट मुद्रास्फीति की दृष्टि से यहाँ पे लोगों की क्योंकि प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो उससे इस पे असर आ रहा है। और ये जो, और उसके अलावा जो हीट वेव है, उससे हमारा प्रोडक्शन जो पहले 111 मिलियन टन का था, जो सरकार के आंकड़े हैं, उसको घटा के 105-106 मिलियन टन है। तो 5-6 मिलियन टन का वहां भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऐसी संभावना है। तो इन सब मिला के हमारी स्थिति, जहां तक इंडिया की बात है, वो थोड़ी सी टाइट जरूर हुई है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा पैनिक बटन नहीं दबाने हैं। तो और जहां तक ये है, क्योंकि सरकार अगर गरीबों को जैसे अपना अनाज दे रही है और दे भी रही थी कोविड में, अगर वही स्थिति रहेगी, हमारे पास जो भंडार है वो काफी है। और अभी हमने जो एक्सपोर्ट पे, निर्यात पे हमने बैन किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि हम कोई भी देश अपनी कंट्री में, अपने देश में मुद्रास्फीति ज्यादा ऊंची करके दूसरे देशों को फीड नहीं कर सकता है, और ये होगा भी नहीं। और बहुत अच्छा कदम उठाया है कि तुरंत और समय रहते इन्होंने ये बैन कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। स्थिति थोड़ी टाइट जरूर है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जहां तक हमारे देश का सवाल है। जो और देश हैं वहां पे स्थिति थोड़ी दयनीय है, और वो अभी बरकरार रहेगी। और ये कोई भी नहीं कह सकता कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध कितने समय और चलेगा, कोई भी नहीं कह सकता, इसलिए वो स्थिति बनी रहेगी। तो ये एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर लिया है सरकार से, ये मेरा ये मेरा असेसमेंट है, और हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा टाइम है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, बट हमें उसको ये देखना चाहिए, हमारा बफर स्टॉक है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरे जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है काफी। और कोई जो भुखमरी अभी नहीं होने वाली, दैट इज फॉर श्योर। जी,
संदीप देवरा जी, जैसे अभी डॉक्टर विशन दास ने भी कहा है कि हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाद्यान्न काफ़ी है हमारे पास। और इसमें एक हवाला भी दे दूँ, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत जो दुनिया में खाद्यान्न का सबसे बड़ा भंडार वाला एक देश है, उसमें 1 जुलाई 2021 तक 120 मिलियन टन विश्व की खाद्य असुरक्षित आबादी का जो 1/4 हिस्सा है वो भी मौजूद है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा भंडार है जो कि 120 मिलियन टन 1 जुलाई 2021 तक था। लेकिन सवाल इसलिए भी थोड़ा सा खड़ा होता है कि थोड़े समय पहले तक हम कह रहे थे कि भारत जो है वो गेहूं की आपूर्ति करेगा, सबकी मदद के लिए आगे आएगा, लेकिन अचानक इसके निर्यात को रोक लेना, क्या इसके संकेत बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं? और इंटरनल जो वजह है, जैसे उत्पादन कम होने की बात कही जा रही है, इंटरनल वजहें क्या रही हैं इसके पीछे? क्या ये एक रणनीति है या कुछ और है? जी संदीप देवरा जी। बिल्कुल सचिन शर्मा, आपसे भी इस पर मैं कमेंट चाहूंगी, क्योंकि थोड़े समय पहले तक हम कह रहे थे कि हम आपूर्ति करेंगे, उसके बाद अचानक सरकार का ये फैसला कि हम गेहूं के निर्यात को रोक रहे हैं। जाहिर तौर पर पहले हमें अपना घर देखना है और उसके बाद ही हम मदद के लिए आगे आ सकते हैं। ये क्या एक रणनीति के तहत लिया गया फैसला है और इसके पीछे क्या कारण बड़े हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? प्रीति, इसमें हमें जैसे आपने कभी प्लेन में सफ़र किया हो तो उसमें हमेशा एयर होस्टेस हमेशा ये बोलती है अगर कभी ऑक्सीजन की दिक्कत हो तो पहले आप ऑक्सीजन लीजिए, बाद में किसी दूसरे की हेल्प कीजिए। तो इसी केस में जब तक हमारे पे अच्छी अवेलेबिलिटी थी, हम दूसरे देशों की हेल्प कर रहे थे। अब हमारे यहाँ हमारे देश में भी काफ़ी लोग फूड इनसिक्योर हैं और गवर्नमेंट उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम उनको फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं, वीट, राइस, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हम उनको फ्री फूड ग्रेन देते हैं। अब स्थिति क्या हुई है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं काफ़ी हाई हो चुके हैं इस वक्त, और जो प्राइवेट ट्रेडर हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर जितने से ज़्यादा जो वीट का उत्पाद है वो एक्सपोर्ट कर दें। अब अगर वो वीट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मार्केट में, लिमिट अगर कुछ लिमिट तक होता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होता है तो उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्टेज हो जाएगी। अगर ये शॉर्टेज हो जाएगी तो उस केस में आपको ये हो सकता है कि अभी एक्सपोर्ट करें और बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति को असेस करते हुए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया, बाकी कई कंट्री अपने अपनी स्थितियों के अनुसार वो लगाते हैं एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इंडोनेशिया ने जैसे पाम ऑयल में लगाया, इवन यूक्रेन, रशिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये भी अलग अलग टाइप के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन टाइम टू टाइम लगाते रहे हैं। चाहे वो 2007-8 का फूड क्राइसिस था, चाहे अब है। पहले लोग अपने यहाँ अपनी सप्लाई को पूर्ति देखना चाहते हैं, उस पूर्ति के अकॉर्डिंग, और हमारी पूर्ति में हमारे वीट का लगभग मोर देन 100 मिलियन टन हमारा कंजम्पशन है। तो उस केस में हमें उन स्थितियों को देखते हुए ऐसा ना हो कि हम एक्सपोर्ट करें और बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़े। और प्राइवेट सेक्टर के पास, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है, अगर प्राइसेस हाई हैं तो उस केस में वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर नहीं कर पाएगी। अगर प्रोक्योर नहीं कर पाएगी तो आप गरीब लोगों को फ्री जो फूड है पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो हम फूड ग्रेन 80 करोड़ लोगों को देते हैं, उनको आप कहाँ से उसकी अवेलेबिलिटी कराएंगे? तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो ये निर्णय है वो बहुत ठीक है, हमें कोशिश अप्रोच करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है जहाँ जहाँ कोई कंट्री हमसे हेल्प के लिए करेगा तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम उनको हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम बिल्कुल है। संदीप देवरा जी, इस पर आपका भी कमेंट। जाहिर तौर पर जो खाद्य संकट की हम बात कर रहे हैं और लगातार स्थिति इसको लेकर गंभीर संकेत दे रही है, भारत ने भी अपने लेवल पर कदम जो उठाया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई है,
क्योंकि भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से तमाम ऐसे देश हैं जो देखते हैं, और इस फैसले का भी हम देख रहे हैं चीन ने साथ दिया है, तो तमाम और देश हैं जो कह रहे हैं कि भारत को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि भारत ने कहा है कि जो उसकी पहले की प्रतिबद्धताएं हैं वो पूरी करेगा, पड़ोसी देश विकासशील देशों को जो मदद है वो जारी रखेगा। लेकिन इसका असर आप कैसा पड़ता देख रहे हैं इस फैसले का? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, एक्सपोर्ट पे बैन नहीं किया है, इसको रेगुलेट किया गया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो रिवीजन हुआ है उसमें यह कहा गया है कि जहां पर इररिवोकेबल एलसीज 13 तारीख तक एप्लीकेबल थे वो एक्सपोर्ट होते रहेंगे। जिन नेबरिंग कंट्रीज को और वल्नरेबल कंट्रीज को रिक्वायरमेंट होगी वो भारत सरकार से अप्रोच करेंगे और उनको भी गेहूं सप्लाई किया जा सकता है। मेरा ये भी कहना है कि एक्सपोर्ट के मामले में भारत कभी भी बड़ा देश नहीं था। एक्सपोर्ट में बहुत कम परसेंट में भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट होता था। अशोक जी ने बड़ी ठीक बात कही, हालांकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वेदर कंडीशन की वजह से कुछ प्रोडक्शन में जरूर कमी आई है। 1110 लाख एमटी का जो हमारा प्रोडक्शन का एस्टीमेट था वो 1050 लाख एमटी हो गया, 60 लाख एमटी की कमी दिखाई गई है। लेकिन जो स्टॉक लेवल है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रेगुलर एनएफएसए के अलावा पीएमजीकेवाई में भी अगले 6 महीने मतलब सितंबर तक फ्री खाद्यान्न देने का जो भारत सरकार का निर्णय है उसके तहत गेहूं की सप्लाई के लिए सफिशिएंट गेहूं भारतीय खाद्य निगम में सेंट्रल पूल में अवेलेबल है। अभी प्रोक्योरमेंट गेहूं का चल रहा है, हालांकि हमारे जो एस्टीमेट थे उसके अनुसार हम उस तादाद में नहीं खरीद पाए गेहूं हमें कम मिला क्योंकि मार्केट रेट ज़्यादा था। लेकिन फिर भी पूरे साल की जहाँ तक अगर सप्लाई की बात है, पूरा साल मतलब 6 महीने पीएमजीकेवाई और एनएफएसए में सप्लाई करने के बाद भी हमारे पास लगभग 140 लाख टन गेहूं, ऐसा हमारा अनुमान है कि 1 अप्रैल 2023 को रहेगा। और अप्रैल में गेहूं की नई फसल जो है वो आ जाती है। तो इस तरह से किसी भी तरह से खाद्यान्न की कमी भारत में तो नहीं होने वाली है, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विशन दास, अब थोड़ा सा ग्लोबली फूड क्राइसिस पे ही हम बात करें तो जो खाद्य संकट को लेकर जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं और दिन पर दिन जो स्थिति और ख़राब होने की बात हो रही है, अगर हम एक तरह से देखें कि दुनिया के देशों की प्राथमिकताएं अगर सही होती तो इस खबर से जाहिर तौर पर सबकी नींद उड़ती। संकट काल में वैश्विक खाद्य सुरक्षा के विषय पर हम G7 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भी चर्चा देख चुके हैं। यूएन लगातार स्थिति पर चिंता जताता रहा है, लेकिन क्या आपको कोई पॉलिसी के लेवल पर या प्लानिंग के लेवल पर या सीरियसनेस के लेवल पर दुनिया में एक राय दिख रही है? कोई रणनीति है दुनिया के पास इससे निपटने के लिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे जो मुख्य बात है, हर कोई देश देखता है कि मेरे हित में क्या है, तो वो ही है। ऐसी ग्लोबल हमारे पास इस समय कोई ऐसा विश्व में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे विश्व का हित सोचता है। हर कोई पहले अपने देश के बारे में सोचता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है। अब श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसमें जो की फूड सप्लाई है उसकी तो प्रॉब्लम है ही, और वो उन्होंने क्या निर्णय लिया वो सर्वविदित है। तो वहां पे फ्यूल और बाकी जो चीजें मेडिसिन की तो मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे इस समय जो डिस्कशन चल रहा है उस दायरे के बाहर चला जाएगा। लेकिन वहां पे फूड का गहरा संकट है, तो ये तो है ही। और दूसरी कंट्री है जैसे इजिप्ट है और बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे गेहूं की खपत काफी थी और पहले ये सोचते रशिया और यूक्रेन, अब वो समाप्त हो गए, इसलिए गेहूं की कीमत बढ़ गई। तो सप्लाई जी, थोड़ा आवाज आने में दिक्कत हो रही है डॉक्टर अशोक। सचिन जी, आपसे भी सवाल का जवाब, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम गरीब देशों की बात करते थे, जब खाद्य संकट की बात होती थी तो फोकस गरीब देशों पर ज्यादा होता था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारत की भी हम बात कर रहे हैं, तमाम सभी देश इसके चपेट में आ रहे हैं और हर जगह जो खाद्य संकट है वो आने वाले दिनों में गहरा आ रहा है। तो किस तरह के कदम की उम्मीद की जा रही है, क्या उपाय क्या है इससे निकलने के लिए? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, अगर हम
दुनिया को और विकसित देशों, विकासशील देशों और जो अल्प विकसित देशों को इंडिया की पॉलिसी से भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्यों हम इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत हाई हैं, इसके बावजूद हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उसका मेन कारण है कि गवर्नमेंट प्रक्योर करती है फार्मर से और उन प्रक्योरमेंट को FCI स्टोर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करता है गरीब लोगों के लिए। और ये पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिसी आपको सेल्फ सफिशिएंसी देती है। हमारे यहाँ 1.35 बिलियन लोग हैं। अगर हमारे पास चाहे कोविड के टाइम पे अगर हमारे पे खाद्य स्थिति ऐसी नहीं होती, तो अगर लार्ज कंट्री इंडिया अगर इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट के लिए उतरता, आप ये सोचिए कि गरीब देशों का क्या होता, क्योंकि प्राइसेस बहुत शूट हो जाते। तो इस स्थिति में आप चाहे भारत का एग्जाम्पल लीजिए, वो अब फार्मर्स को MSP से प्रक्योर का फूड ग्रेन MSP पे प्रक्योर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही पॉलिसी चाहे पाकिस्तान में भी यही पॉलिसी है, इंडोनेशिया में भी यही पॉलिसी है, बहुत से अफ्रीकन कंट्री कीनिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है फूड ग्रेन होने का, वहाँ पर आप कुछ हद तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली भारत के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर फूड क्राइसिस होता है और इतना बड़ा कंट्री इतनी बड़ी डिमांड के साथ अगर फ्यूचर में अगर ये FCI के स्टॉक ना हो और भारत जैसा देश अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतरता है इंपोर्ट के लिए, तो आप ये सोचिए जो गरीब देशों की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे भारत का जो ये FCI के स्टॉक्स हैं या PSH हमारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैं, इसकी वजह से दूसरे देशों की फूड सिक्योरिटी भी बहुत हद तक हमने उसमें हेल्प की है और इसी स्टॉक को यूज़ करते हुए हम दूसरे देशों को हेल्प भी कर सकते हैं। ये एक चीज़ तो हमें, और दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे FAO है, चाहे WTO है, चाहे और इंस्टीट्यूशन, उनको साथ मिलके, चाहे WFP है, उनको साथ मिलके ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम ऐसे कंट्री जहाँ पे बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हुई है फूड इनसिक्योरिटी की, वहाँ पे हम किस तरह से फूड प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल। और आखिर में संदीप देवरा जी, जैसे अभी हमें सचिन शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि भारत ने किस तरह से तैयारी ली और कहीं ना कहीं एक सीख भी दुनिया भर के देशों के लिए हो सकती है, लेकिन कई और उपाय हैं जिनके बारे में लगातार जब भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी लगातार गंभीर हो रही है, जो कम पानी वाली फसलें हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, जो फसल का चक्र है उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत छोटे छोटे पहलू हैं जिन पर भी बारीकी से बात होना ज़रूरी है। क्या इसे लेकर हम माने कि देश में जो पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, वो क्लियर है आगे? जहाँ तक आपने बहुत सही बात कही कि जब वेदर की कंडीशंस का असर फसलों पे होने लगे तो हमें जो है इसके अल्टरनेटिव्स भी सोचने पड़ेंगे। इसमें हम जो गेहूं और चावल के चक्र में हम अपने एग्रीकल्चर को अभी चला रहे हैं, उसके अलावा हमें कोर्स ग्रेन में भी जाना पड़ेगा। कुछ एक स्टेट्स में जैसे धान के लिए पानी ज़्यादा लगता है, तो डायरेक्ट उसकी जो है सोइंग की जाए, उसमें पानी की बचत रहेगी। कोर्स ग्रेन में जो है उसको उसका बढ़ावा दिया जाए, पल्सेस में बढ़ावा दिया जाए, ऑयल सीड्स में बढ़ावा दिया जाए, तो उससे क्या है कि हमारा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। हम विदेशों पे ऑयल सीड पे और पल्सेस पे निर्भर नहीं रहेंगे। हमारी सेल्फ सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट गोल्स जो है वो और आगे इसको बढ़ाएंगी और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम प्रमुख तौर पर जो है विश्व में आगे उभरेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर विशन दास, अगर आप सुन पा रहे हैं तो लास्ट में क्लोजिंग कमेंट आपसे भी, फिलहाल चैलेंजेस के लिए हम कितना तैयार हैं और क्या हम माने कि दुनिया में क्या खाने का सामान कभी सस्ता होगा, मतलब बहुत जल्द क्या इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? देखिए, हमारा जहां तक भारत का सवाल है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। मैं अपने किसानों को 13 करोड़ किसान जो हाउस होल्ड हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूं कि उनके गहन
पसीने से हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि न सिर्फ हम अपने देश के लोगों को खाना उनका पेट भरवा सकते हैं, बल्कि कुछ जो दूसरे देश हैं, जो गरीब देश हैं और इस तरह के जो वल्नरेबल देश हैं, उनको हम मदद कर सकते हैं। तो एक तरह से भारत का जो कद है काफी ऊंचा हुआ है और हम हमारे विश्व के कई देश हमारी तरफ मुंह देख रहे हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पहले घरेलू परिस्थिति को देख के उसके बाद हम किसी की मदद करेंगे। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और इसका जो हमने निर्णय लिया वो कई साल पहले लिया, जिसका हमें अब लाभ हो रहा है। तो हमें कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारे जो FCI के गोडाउन है वहां है और हमने जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी रखी है वो कोर सीरियल्स और डाइवर्सिफिकेशन, फ्रूट्स और वेजिटेबल पे बहुत तवज्जो दी है। और इसमें हमारे किसानों को, हमारे जो कृषि नीति है, जो ये वर्तमान सरकार है, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, उसका लाभ हमें अब मिल रहा है। और वो जो मैं आपको लास्ट ये पॉइंट कहूंगा कि हमें जो खाद्यान्न की कमी है उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी कमी होती है खाद्यान्न की। तो जैसे अगर आप 1967 के आसपास का देखेंगे तो हमारा जो गेहूं का आयात था USA से वो अचानक बंद कर दिया किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से। तो वो हमें तब पता चला कि इसकी क्या वैल्यू होती है। जो हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं और जो हमारा वो संस्थान है, उन्होंने इतना देश को योगदान दिया है कि उसकी वजह से हम अपना सिर ऊपर करके हम बाकी देशों को मदद कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ा जो योगदान है किसानों का और सरकार की कृषि नीतियां और जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे CACP है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब का योगदान बहुत ही वो हमें अब नजर आ रहा है। नहीं तो अगर सब चीज सामान्य चलती है तो कृषि कहीं दिखती नहीं है। और लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगा कि हम लोग कृषि में जो हमारे खाद्यान्न है उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट है, तब हम न्यूक्लियर भी बन पाए। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं होता और हम अगर फूड सिक्योर नहीं होते तो हम लोग न्यूक्लियर देश भी नहीं बन पाते। ये मेरा पूरा मेरी रिसर्च के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ। बिल्कुल, यानी भारत में पैनिक वाली स्थिति नहीं, एक बार फिर आप यही दोहरा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर दुनिया के हर देश में जो खाद्य संकट की स्थिति है वो गंभीर ना हो, बल्कि फूड सिक्योरिटी हम सभी को दे पाएं। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इस दिशा में हम आगे बढ़ पाएं, इसके लिए जाहिर तौर पर दुनिया के तमाम बड़े देशों को मिलकर एक एकीकृत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना इससे जुड़े तमाम और जो संकट हैं वो भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुंह बाए खड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, व्यापक रूप से मौजूद गरीबी और युद्ध, अब सब साथ मिलकर दुनिया भर में खाने का संकट लगातार पैदा कर रहे हैं। और दुनिया में खाने पीने की चीजें की जो कीमतें हैं वो हमने देखा भी है कि कैसे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसने गेहूं और उर्वरकों को अन्य देशों तक पहुंचने से रोका तो है ही, साथ ही जो ग्लोबल वार्मिंग है उसने तमाम फसलें भी तबाह की हैं। यानी ऐसे फैक्टर्स लगातार सामने आ रहे हैं जो दुनिया भर में भोजन के संकट को गहरा रहे हैं। इसीलिए अगर इन खतरों को रोकने के लिए मिलकर कदम नहीं उठाए गए तो जाहिर तौर पर स्थिति गंभीर और ज्यादा समय के साथ गंभीर होती चली जाएगी। फिलहाल मुद्दा आपका में इसी के साथ इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।